हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझने से पहले एक बात तो याद रखिए कि इससे पहले एक वीडियो आई थी मेरी जिसमें ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में हमने जाना था। तो पहले तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ कर आइए, उसके बाद हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं भी देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए। नहीं, छोटा सा इसको थोड़ा बहुत वीन्स ब्लैक बॉडी के बारे में पता है, थोड़ा सा और बता देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ब्लैक बॉडी एक वैसी बॉडी होती थी, एक बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर ले, वो एक ब्लैक बॉडी कहलाती थी। और ब्लैक बॉडी सारी की सारी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेगी तो कुछ रेडिएशन छोड़ेगी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कुछ ना कुछ रेडिएशंस को एमिट भी करती है। देखो, रिफ्लेक्ट नहीं करती, एमिट करती है। ये जो एमिट कर रही है ब्लैक बॉडी कुछ रेडिएशंस को, उनको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के लिए एक बात समझिए कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं, तुम, बोर्ड, फोन, टीवी, ट्राइपॉड, स्टैंड, सोफा, टेबल, कुर्सी, कागज, कुछ भी है, हर ऑब्जेक्ट, दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा। कुछ ना कुछ रेडिएशंस वो एमिट करता है। वो क्या करता है? रेडिएशंस को एमिट करता है। रेडिएशन एमिशन का मतलब ये है कि कुछ रेडिएशन छोड़ता है, रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं करता। रेडिएशन की रिफ्लेक्शन अलग चीज है, इस बात को याद रखना। एमिशन अलग चीज है। एमिशन और रिफ्लेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के। एमिशन का रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एमिशन रिफ्लेक्शन तो ये होती कि ये एक ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर रेडिएशंस आई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, ये तो होती रिफ्लेक्शन। अब ये जो रेडिएशंस आई ये एब्जॉर्ब हो गई, इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट तो नहीं हुई, उसने छोड़ी, अपने अंदर से नई तरह की रेडिएशन बनाकर छोड़ी, उसको बोलते हैं एमिशन। दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करता है, उसका इस एब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, डायरेक्टली तो लेना देना नहीं है, इनडायरेक्टली है कि जितनी एब्जॉर्ब, कोई अच्छा एमिटर अच्छा एब्जॉर्बर होता है, अच्छा एब्जॉर्बर अच्छा एमिटर होता है। ये किरचॉफ्स लॉ ने बोला था, लास्ट वीडियो में इसकी बात करी थी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेडिएशंस एमिट करता है उसकी रेडिएशंस कितनी एमिट करेगी ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती बेसिकली। तो बट एक बात समझिए कि एक ऑब्जेक्ट रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही है ना, अलग अलग रेडिएशन, मान लो उसने रेडिएशंस एमिट करी कितनी, 500 रेडिएशंस एमिट करी, 500 रेडिएशंस एमिट करी किसी भी एक ऑब्जेक्ट ने। यहां पर ब्लैक बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा एमिट करती है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट कम एमिट करता है, ऑब्वियस है। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा करती तो एमिटर भी अच्छा करे। किरचॉफ्स लॉ में दोबारा बोलता हूं, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। ये किरचॉफ ने एक सिंपल सा लॉ दिया। अभी बात छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसने 500 रेडिएशन एमिट करी। एब्जॉर्प्शन से मैं कुछ नहीं लेना देना बोल रहा, इसने 500 रेडिएशन एमिट करी। तो ये जो 500 रेडिएशन इसने एमिट करी है, इन सबकी वेवलेंथ सेम नहीं होगी, इन सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। ये जो 500 रेडिएशंस हैं इन सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। डिफरेंट बोले तो मतलब कुछ की रेडिएशंस 10 होगी, किसी की 20 होगी, कुछ की 50 होगी, कुछ की 25 होगी, 2700, 900, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं। बट ज्यादातर रेडिएशंस की वेवलेंथ सेम होगी। जैसे 500 में से एज्यूम कर रहा हूं मैं ऐसे ही, 300 रेडिएशंस की, जो 300 रेडिएशन थी 500 में से, उन 300 रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है, 500 में से जो 300 रेडिएशंस की वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 नैनोमीटर की वेवलेंथ के बीच में है। जो बाकी बची 200 रेडिएशंस, उनकी वेवलेंथ अलग है, किसी की 5 है, किसी की 200 है, किसी की 148, कुछ भी लिख कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, मतलब उनकी रेडिएशंस इतनी नहीं है। ज्यादातर रेडिएशंस इस वेवलेंथ की है, ज्यादातर रेडिएशंस इस वेवलेंथ की है, कम रेडिएशंस अलग अलग वेवलेंथ की है। तो जो रेडिएशन ज्यादा मतलब जो नंबर ऑफ रेडिएशंस होंगी जिनकी वेवलेंथ सिमिलर होंगी, 500 में से 300 रेडिएशंस की वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली एक जैसी है, 200 की रेडिएशंस अलग अलग वेवलेंथ की दूर दूर है उनकी। तो ये जो ज्यादातर रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ सिमिलर है, इसको मैं लैम्डा मैक्स बोलता हूं। इसको मैं लैम्डा मैक्स, कई किताबों में इसको लैम्डा एम बोल दे रहे हैं।
लैम्डा मैक्स मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है कि 500 में से मैक्सिमम वेवलेंथ तो थी, जो मैक्सिमम निकली थी इन 500 में से एक 5 रेडिएशन ऐसी थी जिसकी मैक्सिमम थी 1000 नैनोमीटर। आर्बिट्रेरी वैल्यू है, बोलोगे सर 1000 नैनोमीटर, ऐसे ही वैल्यू रख रहा हूं, मैक्सिमम वेवलेंथ तो 1000 नैनोमीटर थी किसी रेडिएशन की, बट लैम्डा मैक्स 1000 नहीं हुआ। लैम्डा मैक्स वो वैल्यू है कि ज्यादातर रेडिएशंस किस वेवलेंथ की निकल रही हैं, तो वो निकल रही हैं 25 से 30 नैनोमीटर की, तो उसके नंबर है 300 रेडिएशन, तो लैम्डा मैक्स हुआ 300 कि 300 रेडिएशंस की वेवलेंथ ज्यादातर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, वो लैम्डा मैक्स हुआ। अब यहां से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ शुरू होता है। ये जो लैम्डा मैक्स आपने निकाला, ये जो लैम्डा मैक्स आपने निकाला, उसने बोला, किसने, वीन्स ने बोला कि जो वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कितनी नंबर ऑफ रेडिएशंस की है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशंस कितने वेवलेंथ की छोड़ रहे हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसका, बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा मैक्स या लैम्डा एम की वैल्यू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। देखो इससे उल्टी एक और चीज है, पहले तो उल्टी वाली समझो फिर सीधी वाली समझना। कोई ऑब्जेक्ट कितनी रेडिएशंस एमिट करेगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, यानी कि एमिशन है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी रेडिएशंस एमिट करेगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ रेडिएशंस कितनी एमिट करेगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एग्जांपल के लिए समझो, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम मटेरियल, सेम एरिया, सेम नेचर, सब कुछ सेम है, बट इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों रेडिएशन, सेम नेचर, सेम मटेरियल, सब कुछ सेम है, तो कुछ तो रेडिएशन एमिट करेंगे, कुछ तो रेडिएशन एमिट करेंगे। ये भी रेडिएशन छोड़ेगा और ये भी रेडिएशन छोड़ेगा। ये जो रेडिएशन छोड़ता है ये छोड़ रहा है मान लो 100 रेडिएशंस, 100 रेडिएशंस ये छोड़ रहा है, नंबर इसका है 100 का। ये टेम्परेचर ज्यादा है तो ये छोड़ रहा है मान लो 250 रेडिएशन। क्यों भाई, नेचर सेम, मटेरियल सेम, सब कुछ सेम, बस टेम्परेचर का फर्क। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एमिशन ज्यादा होगी, एमिशन ज्यादा होगी। एब्जॉर्प्शन अलग चीज है सर, ये ब्लैक बॉडी है मैं मान लेता हूं, तो ब्लैक बॉडी अब्जॉर्ब कर रही होगी सारी की सारी रेडिएशन, जो भी रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी ब्लैक बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही होगी, उसको एब्जॉर्ब कर ये नई तरह की रेडिएशन छोड़ रहा, उसी को नहीं वापस भेज रहा, समझो, उस रेडिएशन को नहीं वापस भेज रहा, कुछ और नई रेडिएशन इसके अंदर से निकल रही है जिनकी वेवलेंथ कुछ और है, एब्जॉर्प्शन से उन रेडिएशन को छोड़ रहा है, तो उसको एमिशन बोलते हैं। तो टेम्परेचर पर एमिशन कितनी नंबर ऑफ रेडिएशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोल रहा है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता है कि जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, लैम्डा मैक्स नंबर ऑफ रेडिएशन जिनकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी, नंबर ऑफ रेडिएशन जिनकी रेंज सबसे ज्यादा थी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए मेरे पास कोई रेडिएशन थी, 100 रेडिएशन टोटल थी, 100 में से 70 रेडिएशन ऐसी जिनकी वेवलेंथ सेम है, 70 रेडिएशन ऐसी है जिनकी वेवलेंथ सेम है। तो जब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जो 100 रेडिएशन छोड़ रहा था T1 टेम्परेचर पर, तो उसमें 70 वेवलेंथ सेम थी। जब इसी को मैं T2 टेम्परेचर पर 100 रेडिएशन छोड़ेगा, ये जब मान लो T2 टेम्परेचर पर ये 100 यहाँ पर T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1, तो अब जो सेम रेडिएशन छोड़ रहा, नंबर ऑफ वेवलेंथ जिनकी सेम थी, जिनकी वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ जिनकी सेम थी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब वो सिर्फ 50 रेडिएशन छोड़ेगा जिनकी वेवलेंथ सेम होगी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती जाती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो सेम रेडिएशन थी, सेम वेवलेंथ की रेडिएशन थी, उनका नंबर कम होता जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसी चीज को एक ग्राफ से समझते हैं हम लोग, जो कि बुक में बहुत अच्छे से बना रखा है। ये ग्राफ रहा आपका, यहां पर जो ग्राफ है ये आपको बनता है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, ये है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। इसी बात को रखते हुए, किस बात को रखते हुए कि जो लैम्डा मैक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, है ना। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे क्या होगा, देखो एक वेवलेंथ छोड़ रहा कोई ऑब्जेक्ट,
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर कुछ नंबर ऑफ रेडिएशन छोड़ रहा है, तो जो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन निकली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, वो उसका लैम्डा मैक्स है। ये रहा इसका लैम्डा मैक्स, इसको बोलेंगे हम लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स यहाँ आया, लैम्डा मैक्स यहाँ पर आया ना। ये इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है Q/A इंटू टी, Q/A इंटू टी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, छोड़ दो उसको। तो ये लैम्डा मैक्स है। अगर मैं T2 टेम्परेचर पर इसी सेम मटेरियल का यही ग्राफ देखूं अगर, और T2 ग्रेटर देन T1 है, तो ये जो लैम्डा मैक्स है ना ये कम हो जाएगा। अभी तो बोल घटाओ, अगर मैं T2 टेम्परेचर की बात करूं तो लैम्डा मैक्स T2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। तो ये कर्व ना इधर शिफ्ट कर जाता है, ये जो कर्व है ये आपका शिफ्ट कर जाएगा इधर, ये ऐसे, ये कर्व इधर शिफ्ट कर जाएगा ऐसे। अब जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आई है वो आई है ये है लैम्डा मैक्स 2, ये लैम्डा मैक्स 1। तो लैम्डा मैक्स 2 बढ़ा कि लैम्डा मैक्स 1 बढ़ा? तो लैम्डा मैक्स 2 इज लेस देन लैम्डा मैक्स 1, बट T2 इज ग्रेटर देन T1। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ा तो लैम्डा मैक्स कम होगा। यही वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वो कम होती जाएंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ये जो मैक्सिमम वाला कर्व था ये शिफ्ट होता जाएगा इधर। नंबर ऑफ रेडिएशन पहले 70 मिल रही थी नंबर जिनकी वेवलेंथ सेम थी, फिर 50 मिलेंगे, फिर 40 मिलेंगे, फिर 30 मिले, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कम होती जाएगी। नंबर ऑफ रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ सिमिलर थी उसकी वैल्यू कम 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 होती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट। इस लॉ को अगर डिटेल में और आगे करने की कोशिश करूं तो इसने हम अभी ये तो समझ में आ गया लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलते हैं b, उसको बोलते हैं B/T, where B is Wien's displacement constant, Wien's displacement constant, और इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब B की वैल्यू है वो है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये B की फिक्स्ड वैल्यू है, ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली। ये B की वैल्यू हमेशा यही रहने वाली है, ये चेंज नहीं होगी। अब बात क्या है, यहाँ से लैम्डा मैक्स और B/T एक फॉर्मूला बन गया, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसका फायदा क्या हुआ सर इससे करेंगे क्या? इसका फायदा क्या हुआ? ये करके क्या मिल गया हमें? क्या हासिल हो गया जिंदगी में? पढ़कर क्या मिल गया सर? पढ़कर ये मिल गया कि आपको एक तो नॉलेज मिली। इस फॉर्मूला से आप टेम्परेचर पता कर सकते हो। लैम्डा m/b इज इक्वल टू 1/t, सो t इज इक्वल टू B/लैम्डा मैक्स। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता कर सकते हो, एब्सोल्यूट वाला या नॉर्मल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट को चलो छोड़ दो। आप टेम्परेचर पता कर सकते हो किसका? किसी भी बॉडी का, बिना थर्मोमीटर के। जैसे सूरज का टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर कैसे पता किया? सन का टेम्परेचर ऐसे। स्टार्स का टेम्परेचर कैसे पता करते हैं? ऐसे। वहां थर्मोमीटर लेकर जाते हैं क्या? थर्मोमीटर लगा के आएंगे सन का टेम्परेचर के लिए, ऐसा करते हो क्या? हाँ, और भी मेथड है, मैं मानता हूं सन का टेम्परेचर पता करने का और भी मेथड है, बट एक मेथड ये भी है जिससे आप सन का डायरेक्ट थर्मोमीटर पता करो। कैसे? सन से रेडिएशंस आ रही हैं, उनकी वेवलेंथ निकाल सकते हो। पता है मुझे सन से रेडिएशन आती है, उनकी वेवलेंथ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन किस वेवलेंथ की है यहाँ रखूंगा। सन से जो रेडिएशन आ रही है उनमें से अलग अलग रेडिएशन, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन है, पता ना? कुछ गामा, कुछ आपकी इंफ्रारेड है, कुछ आपकी यूवी रेडिएशन है, कुछ आपकी वाइट लाइट, उनकी सबकी वेवलेंथ हमें पता है ना। तो सबसे ज्यादा रेडिएशन किसकी आ रही है मुझे पता, लैम्डा मैक्स है। वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू रखूंगा, उसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट से डिवाइड कर दूंगा, तो आपको सन का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। एग्जैक्ट तो नहीं पता कर सकते ना यार किसी भी चीज का, दूर का। तो आपको सन का टेम्परेचर या स्टार्स का टेम्परेचर भी आप ऐसे निकाल सकते हो, वहां से भी वेवलेंथ निकाल सकते हो। और आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉग या वीन्स डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से आपको किसी भी बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप पता कर सकते हो। है ना आसान तरीका, बजाय कि थर्मोमीटर लेके भागो 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 लगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना दूर की। और सन का तो बहुत इतना बड़ा थर्मोमीटर ही नहीं होगा।
या और कोई ऑब्जेक्ट है, दूर किसी रखिए, नॉर्मल मैं यहाँ पर किसी और चीज का टेम्परेचर भी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, कोई दूर पड़ी, उसका भी निकाल सकते हैं, जरूर थोड़ी सन का निकालना है। ये पड़ी कुर्सी का टेम्परेचर, ये तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होगा, मुझे पता है, पर मैं निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। हॉट कोई आयरन रॉड निकली है, उसको बिना टच के टेम्परेचर देखना चाहते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये आपका व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। नहीं, अगला टॉपिक करेंगे अगली वीडियो में, जिसपे हम सीखेंगे स्टीफन्स लॉ क्या होता है। तब तक व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को पढ़िए, इसका न्यूमेरिकल आते हैं सिंपल, 2 चीजें गिवन होंगी, तीसरी निकालने को मिलेगी। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।